नेक्स्ट हम लोग बेटा पढ़ेंगे और सीखेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इनमें कंपेयर करेंगे कैसे क्या होता है। एनसीईआरटी ने देखो बेटा प्लांट सेल में अनियन पील सेल लिए, प्याज के छिलके की जो छिलका होता है ना प्याज का, तुम निकालो अंदर से, प्याज में छिलका पतला सा निकलता है, उसका पील लिया है। और एनिमल सेल में इन्होंने ह्यूमन चीक सेल, गाल के गाल की कोशिकाएं ली हैं, वो एनिमल सेल हो गई हम लोग के गाल की कोशिकाएं। तो प्लांट सेल होगी अनियन पील सेल, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, और एनिमल सेल की ह्यूमन के गाल की कोशिकाएं यहां पर लिया है, इनमें कंपैरिजन किया है। तो प्लांट और एनिमल सेल में हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल। इससे पहले भी तुमने बताया देखा था कि श्वान ने बताया था कि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल का पाया जाना एक यूनिक फीचर है। तो सेल वॉल कहां पाई जाती है? सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय ए डेड सेल वॉल, आउटर लेयर इज सेल वॉल। प्लांट सेल के चारों तरफ सबसे बाहरी लेयर जो है वो सेल वॉल है, ये डेड लेयर होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट, आउटर लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। तो पहला कंपैरिजन तुमने देख लिया, सेल वॉल कहां होती है? प्लांट सेल के चारों तरफ होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये कंपैरिजन तुमने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा में हम लोग देखते हैं, देखो दो प्लांट सेल आपस में कनेक्टेड रहती हैं। दो प्लांट सेल अगर हम देखें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। मान लो ये दो प्लांट सेल है, ये है, दो प्लांट सेल ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। दो प्लांट सेल आपस में कनेक्टेड रहती हैं, वो कनेक्शंस कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। वो कनेक्शंस क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो प्लांट सेल टू सेल कनेक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड। दो प्लांट सेल के बीच में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। अब एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते हैं, दो एनिमल सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं। लेकिन दो एनिमल सेल की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती है और बनाती है जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, और बनाती है जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, या इनको कहते हैं सेल टू सेल कनेक्शंस कहते हैं। जैसे दो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है और बनाती, मान लो एक सेल ये है, एक एनिमल सेल ये है सपोज करो, और एक ये दो सेल है। एक एनिमल सेल ये है, सेल 1 है, ये मान लो ये सेल 1 है, और ये है सेल 2, ये है सेल 2। तो दो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करके बनाती है जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो सकते हैं? टाइट जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शंस के अलावा गैप जंक्शंस हैं, डेस्मोसोम्स हैं, यही सब होते हैं। तो दो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या बना सकती है? दो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करके बना सकती है जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस में टाइट जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शंस के अलावा डेस्मोसोम्स हैं, डेस्मोसोम्स हैं, इनमें टोनोफाइब्रल्स भी हो सकते हैं, गैप जंक्शंस हो सकते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। गैप जंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती है, एक सेल दूसरी सेल के साथ संपर्क बना सकती है। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यूज में। तो तुम ये ध्यान रखना कि दो प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा है। एक प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म इनके थ्रू यहां से यहां आ सकता है और एक इधर से इधर भी जा सकता है, तो इनको बोलते हैं सेल टू सेल कनेक्शन। तो प्लाज्मोडेस्माटा कहां पाए जाते हैं? दो प्लांट सेल के बीच में। एनिमल सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते तो क्या होते हैं? इनमें जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस खास करके एपिथेलियल टिश्यू वगैरह में देखने को मिलते हैं। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस में क्या आते हैं? टाइट जंक्शंस हैं, डेस्मोसोम्स हैं, गैप जंक्शन है, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड एंड क्लोरोफिल।
लवक और क्लोरोफिल, प्लास्टिड्स एंड क्लोरोफिल, हरित लवक कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ये तो तुम लोग जानते ही, बिल्कुल इजी है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, प्लास्टिड्स वगैरह पाए जाते हैं, और एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं, यूग्लिना को छोड़ करके। यूग्लिना में प्लास्टिड्स, यूग्लिना में पिगमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, यूग्लिना एक एनिमल है जिसके अंदर तुमको प्लास्टिड्स और पिगमेंट्स वगैरह दिख सकते हैं। तो प्लास्टिड्स और पिगमेंट्स वगैरह जो है ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एनिमल सेल में यूजुअली एब्सेंट है एक्सेप्ट यूग्लिना। वैक्यूल का एक दो बार आ चुका है। वैक्यूल, हर एक प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है। हर एक प्लांट सेल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हर एक प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है, खूब बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल होती है। वैक्यूल की वजह से जितना भी प्रोटोप्लाज्म है जीवद्रव वो किनारे की तरफ आ जाता है, पेरिफेरल हो जाता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को तो तुम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो हर एक प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। प्रोटोजोआ में हो सकती हैं, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ लिखा, वैक्यूल्स एब्सेंट एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल वगैरह देखने को मिलती हैं, लेकिन वैक्यूल एक बड़ी सी जो पाई जाती है, लार्ज वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल लिखा, ध्यान रखना, एक बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल कहां पाई जाती है, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर आता है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में अगर देखते हैं, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, कुछ लोअर ईस्ट वगैरह में देखने को मिलती है। सेंट्रियोल यूजुअली प्लांट सेल में एब्सेंट है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती लेकिन एनिमल सेल में होती है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल करती क्या है, ये स्पिंडल बनाती है और सेल डिवीजन में मदद करती है। माइटोसिस के दौरान स्पिंडल बनाती है, स्पिंडल क्रोमोसोम स्पिंडल। तो सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाई जाती है जो कि सेल डिवीजन में मदद करती है। इट फॉर्म्स स्पिंडल इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में स्पिंडल बनाती है। स्पिंडल देखा होगा तुमने, स्पिंडल तुमने देखा होगा कि जब तुम पढ़ोगे ये स्पिंडल होता है सेल डिवीजन में, तुम ये तो ये क्रोमोसोम चिपके हुए हैं, ये स्पिंडल। तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाई जाती हैं, सेल डिवीजन में मदद करती हैं, और दूसरी बात ये ध्यान रखना, सेल डिवीजन में मदद करती हैं और ये स्पिंडल का फॉर्मेशन करती हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन करती हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, कंपैरिजन हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा सेल वॉल। सेल वॉल कहां पाई जाती है, सेल वॉल प्लांट सेल के चारों तरफ पाई जाती है, एनिमल सेल के चारों तरफ नहीं होती। प्लाज्मोडेस्मेटा, दो प्लांट सेल के बीच में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। एक प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में चला जाता है इन्हीं के जरिए, इनको बोलते हैं सेल टू सेल कनेक्शंस। एनिमल सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा की जगह पे जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस हैं। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस में टाइट जंक्शंस हैं, गैप जंक्शंस हैं, डेस्मोसोम्स, ये सब पाए जाते हैं और विशेष प्रकार के टिश्यूज में होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज वगैरह में देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड और क्लोरोफिल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। वैक्यूल, एक बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल में बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल नहीं होती। प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल वगैरह देखने को मिलती हैं। एनिमल सेल में एक चीज पाई जाती है जो प्लांट सेल में नहीं होती, वो है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एनिमल सेल में एब्सेंट, एनिमल सेल में पाई जाती, प्लांट सेल में एब्सेंट है। एनिमल सेल में करती क्या है, ये सेल डिवीजन में मदद करती है और स्पिंडल का फॉर्मेशन करती है, स्पिंडल का फॉर्मेशन करती है। अब नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में तुम ध्यान रखना, नॉन मेम्ब्रेनस जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उनमें तीन आते हैं, तीन तुम ध्यान रखना, नॉन मेम्ब्रेनस या ए मेम्ब्रेनस भी कह सकते हो। नॉन मेम्ब्रेनस, देखो एनसीईआरटी के दो डायग्राम्स है, ऊपर ये तुम्हारी प्लांट सेल बनी है और ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। अब देखो प्लांट और एनिमल सेल में हमने कंपैरिजन पढ़ा था, यहां पर हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं क्या कंपैरिजन पढ़ा था। देखो प्लांट सेल में हमने तुम्हें बताया था, प्लांट सेल में
सबसे पहले 4-5 बातें ध्यान रखना। प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, और श्वान ने कहा भी था सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का यूनिक फीचर है। एनिमल सेल ये नीचे है, ऊपर प्लांट सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, पहली बात। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज प्लांट सेल के अंदर मौजूद है प्लाज्मोडेस्मेटा। दो प्लांट सेल के बीच के कनेक्शन से प्लाज्मोडेस्मेटा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल के बीच में पाए जाते हैं, एनिमल सेल के बीच में नहीं है। तीसरी चीज प्लास्टिड्स और क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह कहां पाए जाते हैं? प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, कुछ एक आध एक्सेप्शन है, जैसे यूग्लिना को छोड़ दिया जाए। प्लांट सेल के अंदर बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल। तो प्लांट सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स तुमको क्या क्या दिख रहे हैं जो एनिमल सेल में नहीं है? सेल वॉल हो गया, सेल वॉल के अलावा प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा के अलावा क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड और क्लोरोफिल, और फिर वैक्यूल। अब देखते हैं एनिमल सेल के अंदर क्या है जो प्लांट सेल के अंदर नहीं है। एनिमल सेल के अंदर 2-3 चीजें हमने तुमको बताई थी। पहली चीज तो हमने बताई थी सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाई जाती है जो प्लांट सेल के अंदर नहीं है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एनिमल सेल के अंदर है जो प्लांट सेल के अंदर नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में माइक्रोवेलाई वगैरह हो सकते हैं, ये माइक्रोवेलाई हो सकता है, ये एनिमल सेल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हो, माइक्रोवेलाई वगैरह है, यहां पर माइक्रोवेलाई वगैरह नहीं है। तो अब तुम ये कंपैरिजन देखना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर पाएंगे, इसको जरा देखिए। तो प्लांट सेल के अंदर चार क्या क्या फीचर हमको देखने को मिल रहे हैं? प्लांट सेल के अंदर हमको सेल वॉल है, सेल वॉल के अलावा दो प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लास्टिड और क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, और एक बड़ी सी वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल। ये प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलते। एनिमल सेल में अगर हम देखें तो प्लांट सेल में फिर से देखो, प्लांट सेल में क्या क्या है? सेल वॉल है, सेल वॉल के अलावा दो प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा के अलावा एक इसमें प्लास्टिड है, प्लास्टिड या क्लोरोफिल, प्लास्टिड और क्लोरोफिल है यानी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, और इनमें एक बड़ी सी वैक्यूल है। तो सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्मेटा, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? ये प्लांट सेल में। एनिमल सेल में तुमको एक नई चीज दिख रही है, वो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है, जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है, स्पिंडल बनाती है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रियोलस नहीं पाई जा रही है, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं है। एनिमल सेल में माइक्रोवेलाई वगैरह भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो तुमने कंपैरिजन देखा प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। जो बेसिक कंपैरिजन या डिफरेंसेस है तुम इनको ध्यान रखना, ये तुम्हारे काम आ सकते हैं, बहुत बनते हैं इनसे। तो अभी बेटा हम लोग ने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन, उनमें कुछ डिफरेंसेस भी देखे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें कंपैरिजन देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं। पहला ये इनमें कंपैरिजन है। तो कौन सी ऐसी सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं? तुम कहोगे प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे बैक्टीरिया की सेल समझ लो, उनमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक बिल्कुल स्पष्ट केंद्रक होता है, और केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। अब प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस तो होता नहीं, ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में किनारे पड़ा रहता है, और डीएनए के साथ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी नहीं होती। डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट के डीएनए में बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा नहीं होता। तो वो डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज है? डीएनए पर निगेटिव चार्ज है। डीएनए के निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो बेसिक हिस्टोन पाई ही नहीं जाती। बेसिक हिस्टोन की जगह पर यहां पर पॉलीअमीन्स होती है। तो प्रोकैरियोट का डीएनए बेसिक प्रोटीन्स यानी पॉलीअमीन्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, जुड़ा रहता है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव।
डीएनए का नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं पॉलीअमीन्स। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट की वजह से, और पॉलीअमीन्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोकैरियोट का डीएनए बेसिक स्टोन प्रोटीन्स के साथ नहीं जुड़ा होता। बेसिक स्टोन प्रोटीन की जगह पर पॉलीअमीन्स पाई जाती हैं जो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं, डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं। जबकि यूकैरियोट्स में जो डीएनए है और उसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स कहां पाई जाती हैं? यूकैरियोट्स में होती है। तो अब देखो, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, डीएनए प्रोटोप्लाज्म में पड़ा रहता है और बेसिक हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता। बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स की जगह पर पॉलीअमीन्स पाई जाती हैं जो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं। यूकैरियोट में डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन वगैरह होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है कहां? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में कौन कौन से आते हैं? प्रोकैरियोट में मोनोरेंस आते हैं। प्रोकैरियोट में आते हैं मोनोरेंस। प्रोकैरियोट में आते हैं मोनोरेंस। प्रोकैरियोट में मोनोरेंस आते हैं। मोनोरेंस में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ये 4 तरह की प्रोकैरियोटिक सेल है, इनको याद रखना। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ आगे हम बता देंगे तुम्हें, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ये प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग कहते हैं मोनोरेंस है। ठीक है, अब आते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट कहलाते हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट में एग्जांपल तुम लोग जैसे प्रोटोजोआ है जितने, अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये सब यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को हम लोग प्रोटिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्ट। ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल सेल सब यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक में तुम 4 ध्यान रखना ये बस, और मैक्सिमम सेल्स जो होती हैं वो सब यूकैरियोटिक हैं। मोनोरेंस में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इन्हें मोनोरेंस बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में 2 तरह की हैं, एक तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट जिन्हें हम प्रोटिस्ट कहते हैं, इनमें प्रोटोजोआ है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, ईस्ट वगैरह आते हैं, और ज्यादातर प्लांट और एनिमल सेल ये सब यूकैरियोटिक, ये सब कैसे? ये सब यूकैरियोटिक हैं। तो 2 तरह की सेल्स हो गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, डीएनए बेसिक हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता, उसकी जगह पर पाई जाती हैं पॉलीअमीन्स। उसकी जगह पर क्या होती हैं? पॉलीअमीन्स होती हैं। प्रोकैरियोट से मोनोरेंस आते हैं, मोनोरेंस से बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आते हैं। यूकैरियोट्स में आते हैं, यूकैरियोट्स में तुमने देखा इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और डीएनए किसके साथ जुड़ा हुआ है? डीएनए जुड़ा है बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिक हिस्टोन्स के साथ जुड़ा होता है। यूकैरियोट्स में 2 तरह के यूकैरियोट्स है, यूनिसेल्युलर वाले प्रोटिस्ट कहलाते हैं, बाकी जो बचे ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स ये सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। तो तुमने ये देखा, ये तो बेसिक कंपैरिजन हमने तुमको दिया है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, उनको समझते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ बातें दे रखी लेकिन काफी हेफाजत फॉर्म में दे रखी, हमने थोड़ा सिस्टमैटिक कर लिया। तो अब तुम देखोगे यहां पर तुम्हें याद हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। अब यहां पर डिटेल में हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और थोड़ा डिटेल में करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस। देखो यहां पर कैरेक्टर्स दे रखे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, उधर यूकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस अभी हमने इससे पहले भी तुमको बताया, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है तब देखो क्या होता है। ये है मान लो प्रोकैरियोटिक सेल, मान लो ये बैक्टीरिया की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है।
इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, मान लो बैक्टीरिया का ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में जो बेटा पड़ा रहता है वो एक निश्चित जगह पे पड़ा रहता है। ये निश्चित जगह जो है ये निश्चित जगह कहलाती न्यूक्लियोइड रीजन। इस निश्चित जगह को कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं, डीएनए जिस एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाया जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। अब इस डीएनए के बहुत सारे नाम हैं। ये जो डीएनए है इसको कई एक नामों से तुम जानते हो। ये जो इसका ये डीएनए है, इस डीएनए को हम लोग क्या क्या कहते हैं? इस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, ये भी हम आगे बताएंगे भी तुम्हें। इस डीएनए को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? ये तो न्यूक्लियोइड रीजन हो गए जहां पे पाया जाता है, और इस डीएनए को हमने क्या कहा? न्यूक्लियोइड। इसके और भी नाम हैं। इस न्यूक्लियोइड के अलावा इसको हम कहते हैं जीनोफोर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड के अलावा इसको कहते हैं जीनोफोर। तो बैक्टीरिया के डीएनए को किन नामों से जानते हो? न्यूक्लियोइड के नाम से, जीनोफोर के नाम से। कुछ लोग इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो यहां पर तुम न्यूक्लियोइड कह सकते हो, जीनोफोर। ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ये दिस इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम। इसको एक क्रोमोसोम के समतुल्य माना गया है। ये क्रोमोसोम के समतुल्य है, ये ध्यान रखना। तो ये बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं सिंगल क्रोमोसोम भी मान सकते हैं। तो बैक्टीरिया के पास एक क्रोमोसोम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में एक क्रोमोसोम मान लो कह लेते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज नॉट अ क्रोमोसोम बट दिस इज इक्विवेलेंट टू वन सिंगल क्रोमोसोम। तो बैक्टीरिया का डीएनए एक क्रोमोसोम के बराबर है। तो बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया हैप्लॉइड है, एन, और उसमें केवल एक क्रोमोसोम है। केवल कितने क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरिजन देख रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जिस जगह पे पड़ा रहता है उस जगह को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन। और प्रोकैरियोट के डीएनए को कई एक नामों से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या सिंगल क्रोमोसोम भी मानते हैं। तो बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम है? एक। तो बैक्टीरिया हैप्लॉइड यानी n = 1। अब दूसरी बात कहते हैं, देखो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अरे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं तभी तो न्यूक्लियस नहीं है। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। याद करने के लिए तीनों n से हैं, ये भी n से, ये भी n से, ये भी n से। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल में 3 आते हैं। देखो न्यूक्लियोलस ए मेम्ब्रेनस होता है। ए मेम्ब्रेनस हमने बताया था इससे पहले भी तुमको, चलो आगे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, फ्लैजेला कंपेयर करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला कंपेयर करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का है। फ्लैजेलिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? फ्लैजेलिन। यूकैरियोट का फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन का है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। तो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन और यूकैरियोट का फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन से घिरे हुए अंगिकाएं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, देखो एक सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है तुम जानते ही हो। एक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज में पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ये माइक्रोबॉडीज हैं। ये सब ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। अब तुम यहां पर बेटा ध्यान रखना, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, ये हम तुम्हें बता देते हैं अभी। और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती।
ये तुम ध्यान रखना। देखो ए मेम्ब्रेनस में, अगर हम ए मेम्ब्रेनस की बात करें जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ए मेम्ब्रेनस में बेटा तुम 3 याद रखना। ए मेम्ब्रेनस में तुम 3 याद रखना, न्यूक्लियोलस, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और सेंट्रियोल, इसके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये कहलाते हैं नॉन मेम्ब्रेनस या ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। इसको ध्यान रखना। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं? जिनके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे ऑर्गेनेल या स्ट्रक्चर्स जिनके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं, उनमें तुम ध्यान रखना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं। दूसरा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं। और तीसरा तुम्हारा है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, लिख लो, इसके चारों तरफ भी 2 मेम्ब्रेन है। तो बिना मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल कौन कौन से हो गए? न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और सेंट्रियोल। 2 मेम्ब्रेन जिनके चारों तरफ हैं उनमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। बाकी जितने बचे बेटा उनके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन है, उनके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जैसे तुम्हारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम, जितने भी बच रहे हैं उनके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो बिना मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रियोल, 2 मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, बाकी जितने बचे वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब कंपेयर करते हैं इन ऑर्गेनेल्स को लेकर के, कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होते, सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी नहीं होंगे न डबल वाले होंगे। यूकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक सेल में ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है, वो है राइबोसोम, ये पाया जाता है। लेकिन जितने मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हों, जैसे ईआर है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ये, और डबल मेम्ब्रेन से घिरे हों, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में ये सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी और डबल मेम्ब्रेन वाले भी। अब देखो, मान लो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेल्स नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। एक सपोज करो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर कमरे हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। एक बिल्डिंग को तुम एक सेल की तरह कंपेयर करो, उस बिल्डिंग के अंदर जो छोटे छोटे कमरे हैं वो कंपार्टमेंट्स हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, ये सब कंपार्टमेंट हैं। कौन सी सेल में पाए जाते हैं बताओ? पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो इंटरनल कंपार्टमेंट्स कहां पाए जाते हैं? छोटे छोटे कमरे कहां पाए जाते हैं? इंटरनल कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में बेटा पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटा सा अंदर कमरा है, एक सेल के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट है। क्लोरोप्लास्ट एक छोटा सा कमरा है, सेल के अंदर पाया जाता है कंपार्टमेंट। तो इंटरनल कंपार्टमेंट कहां पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स कमरे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। तो एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा, इंटरनल कंपार्टमेंट्स आर फाउंड इन, बहुत ज्यादा छोटे छोटे कमरे, अंदरूनी कमरे कहां पाए जाते हैं? कहोगे यूकैरियोटिक सेल में। ये ध्यान रखना। और प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे एब्सेंट हैं, इंटरनल कंपार्टमेंट्स एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल की बात करते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो कौन कौन से 3 है जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है? जरा बताओ। न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और सेंट्रियोल, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। बिना मेम्ब्रेन वाला तो हो सकता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में, इनमें एक होता है ये वाला, राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल ये पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जैसे कि राइबोसोम, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के हैं। इसके बारे में डिटेल हम आगे बताएंगे। 70 और S ये सब क्या होता है ये आगे हम डिटेल में बताएंगे, ये बेसिक लेक्चर है। तो 70S टाइप के राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर।
लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दोनों होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में 70S के साथ साथ ATS भी पाए जाते हैं। ATS कहां होते हैं? पहले ATS जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं। ऑन RER होगा यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S और ATS। ATS कहां होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं। 70S वाले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। 70S वाले कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। देखो दो चीजें पूछी जाती हैं। देखो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा राइबोसोम प्रोकैरियोटिक है, तो तुम कहोगे 70S, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहलाता है, सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाए यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, तुम कहोगे दोनों पाए जाते हैं। कौन से दोनों? ATS भी और 70S भी। ATS साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हैं और 70S क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद हैं। 70S को कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और ATS को कहते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये ध्यान रखना। तो यूकैरियोट में यूकैरियोटिक राइबोसोम तो होता ही होता है, ATS राइबोसोम तो होता ही होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम, साथ ही साथ 70S भी पाया जाता, यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी होता है। और कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करते हैं साइटोस्केलेटन, सेल के भीतर का स्केलेटन। देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता उसके साइटोप्लाज्म में। अब ये स्केलेटन होता किस चीज का है? साइटोस्केलेटन बेसिकली जो बना होता है वो प्रोटीन फिलामेंट्स का। सेल का स्केलेटन बना होता है प्रोटीन फिलामेंट का। 3 तरह के प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, वो सेल के भीतर का स्केलेटन बनाते हैं। ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होता साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो सेल का जो स्केलेटन है बेटा प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। ये प्रोटीन फिलामेंट्स कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, जो सेल का स्केलेटन बनाते हैं। ये प्रोटीन फिलामेंट्स में कौन कौन से हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। कहां पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन भी हमको देखने को मिलता है। तो एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बेटा जल्दी से। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है एक निश्चित जगह पे पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। और प्रोकैरियोट के जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इसको एक क्रोमोसोम के बराबर मानते हैं। सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरामिक एसिड या म्यूरिन पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट की सेल वॉल में ये एब्सेंट होता है। फ्लैजेला की अगर बात करते हैं, प्रोकैरियोट का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है और यूकैरियोट का फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्लैजेला के बारे में आगे और भी डिटेल में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक लेक्चर यहां पर इतना ही जानना जरूरी है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल में डबल मेम्ब्रेन से घिरे वाले में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इसके अलावा बिना मेम्ब्रेन वाले हमने तुम्हें 3 बताए हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और सेंट्रियोल। न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रियोल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। डबल मेम्ब्रेन वाले में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है। इसके अलावा जितने भी बचे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरे हुए ऑर्गेनेल, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हों चाहे 2 मेम्ब्रेन से घिरे हों, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इंटरनल कंपार्टमेंट्स कहां पाए जाते हैं? इंटरनल कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया छोटा सा कंपार्टमेंट, क्लोरोप्लास्ट छोटा सा कंपार्टमेंट यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। तो बहुत सारे कमरे पाए जाते हैं, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। राइबोसोम जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, ये दोनों में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और
यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S टाइप, यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S टाइप। यूकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। सेल के स्केलेटन की अगर हम बात करें, जो कि प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना होता है, सेल का स्केलेटन सेल को मजबूती देता है, सेल को एक शेप देता है, डेफिनेट शेप देता है, वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। तो हमने देखो एक कंपैरिजन देखा यहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो अभी बेटा हम लोग ने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कंपैरिजन देखा। थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको डिस्कस करते हैं। In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix is present known as cytoplasm. प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल में। नेचर क्या है? सेमी फ्लूइड है, पूरी तरह से ना फ्लूइड है ना पूरी तरह से जेल है, सेमी फ्लूइड है। कैसा है ये? सेमी फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म वो जगह है, प्लेस है, जहां पे सेल की मेन एक्टिविटीज चलती हैं, सेल की जो एक्टिविटीज हैं उसका मुख्य केंद्र है, ऐसा कह लो। तो साइटोप्लाज्म वो मुख्य प्लेस है, मेन अरीना है, जहां पे सेल की गतिविधियां चलती हैं, सेल की एक्टिविटीज चलती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही साइटोप्लाज्म हमको देखने को मिलता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, ताकि सेल जीवित अवस्था में बनी रहे, ताकि सेल जीवित अवस्था में बनी रहे। देखो हम लोग साइटोप्लाज्म कह लो, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी हम बताएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस भी होता है ये भी बताएंगे। प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य जीवन का आधार है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल की सारी एक्टिविटीज चलती हैं, जिसकी वजह से सेल जीवित अवस्था में रहती है, लिविंग स्टेट में रहती है। तो साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। सेल की मेन जो एक्टिविटीज का मुख्य केंद्र कहां है, मेन प्लेस कहां है, वो है साइटोप्लाज्म। ये तो सारी बातें हो गई। अब एनसीईआरटी ने नेक्स्ट दिया है साइज ऑफ द सेल, सेल का साइज। देखो सेल का साइज बेसिकली जो हम लोग नापते हैं वो माइक्रोमीटर में नापते हैं। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -6 मीटर। एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। सबसे छोटी सेल है पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट सेल। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी लिविंग सेल है। साइज क्या है इसका? 0.1 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है 0.1 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ एक तरह के माइकोप्लाज्मा ही होते हैं, लेकिन बहुत छोटे साइज के हैं, इसलिए इनको एक अलग ग्रुप बना दिया गया पीपीएलओ के नाम से। तो अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो आंसर में क्या ढूंढोगे? पीपीएलओ। साइज क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अगर ऑप्शन में पीपीएलओ नहीं है तो क्या लगाओगे बेटा? तो लगा देना माइकोप्लाज्मा, क्योंकि पीपीएलओ एक तरह के माइकोप्लाज्मा है और सबसे छोटे होते हैं, इसलिए इनको एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया है। तो पीपीएलओ अगर ना हो ऑप्शन में तो क्या लगा सकते हो? माइकोप्लाज्मा भी लगा सकते हो। बाकी पीपीएलओ के अलावा जो माइकोप्लाज्मा है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, वो है 0.3 माइक्रोमीटर। वो 0.3 माइक्रोमीटर है। तो अगर पीपीएलओ ऑप्शन में नहीं है तो तुम माइकोप्लाज्मा लगा सकते हो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल में। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल में पहले ऑप्शन में क्या ढूंढना? पीपीएलओ। नेक्स्ट ये नहीं है तो माइकोप्लाज्मा लगा देना। अब लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की बात करते हैं। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल प्लांट फाइबर्स होते हैं। प्लांट फाइबर्स में बेसिकली जो होते हैं सबसे लंबे फ्लोएम फाइबर होते हैं। फ्लोएम फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये बास्ट फाइबर, ये सबसे बड़े होते हैं। रेमाई फाइबर्स हैं, एग्जांपल हैं। तो प्लांट सेल में सबसे बड़ी सेल्स क्या है? सबसे लंबी सेल, सबसे लंबी सेल, लॉन्गेस्ट सेल प्लांट सेल है फाइबर्स। और कौन से फाइबर्स हैं? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स को हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं, आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो अब इतना ही ध्यान रखो, सबसे लंबी प्लांट सेल फाइबर्स होते हैं। ठीक, सबसे लंबी एनिमल सेल क्या है? लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल न्यूरॉन या नर्व फाइबर होते हैं। न्यूरॉन काफी लंबे लंबे होते हैं। वेगस नर्व,
तो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल क्या है? नर्व है, न्यूरॉन या नर्व फाइबर होते हैं। लार्जेस्ट वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखेंगे, लंबाई चौड़ाई दोनों देखते हैं। लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा 17 सेंटीमीटर डायमीटर का बेटा, 16 सेंटीमीटर यानी 6 इंच के बराबर है लगभग। अरे एक अंडे का बेटा ऑमलेट खा लोगे तो तुम्हारा तो पेट भर जाएगा, तुम्हारे साथी का भी भर जाएगा। ये ऐसी जीवित कोशिका है, लिविंग सेल है, जिसको अपनी आंखों से भी तुम देख सकते हो। जितने भी एग्स होते हैं वो सिंगल सेल हैं, उनको यू कैन सी विद नेकेड आइज। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी है? एनिमल सेल, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो यहां पर इतनी चीजें देख लेते हैं हम लोग। सेल का साइज हम लोग माइक्रोमीटर में देखते हैं। एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। सबसे छोटी लिविंग सेल होती है पीपीएलओ। अगर पीपीएलओ नहीं दे रखा तो माइकोप्लाज्मा लगा देना। सबसे लंबी प्लांट सेल होती है फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स। सबसे लंबी एनिमल सेल है न्यूरॉन या नर्व फाइबर। सबसे बड़ी एनिमल सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। माइकोप्लाज्मा का साइज जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर, ये तो इससे पहले आ चुका है। आरबीसी का साइज देखते हैं। आरबीसी का साइज जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर है। कितना है? आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। आरबीसी का जो डायमीटर वो 7 माइक्रोमीटर, याद कर लेना। ज्यादातर जो बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया, उनका साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। जो टिपिकल बैक्टीरिया है इनका साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो 1 से छोटे भी हो सकते हैं, तो रेंज है 0.5, 1 से छोटे मतलब 0.5, और कुछ 2 से बड़े भी हो सकते हैं 5 माइक्रोमीटर। तो रेंज हमको मिलती है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर। लेकिन अधिकतर बैक्टीरिया जो है 1 से 2 माइक्रोमीटर होते हैं, टिपिकल साइज यही है। तो अगर पूछे साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया तो क्या लगाओगे? 1 से 2 माइक्रोमीटर। वायरस और छोटे होते हैं, लेकिन वायरस को हम लोग सेल तो मानते ही नहीं है, क्योंकि इनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो होता ही नहीं। वायरस का साइज और छोटा, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। वायरस तो माइकोप्लाज्मा से भी छोटे हैं, लेकिन ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्यों नहीं? क्योंकि इनको लिविंग ही नहीं माना जाता, क्योंकि इनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हम लोग में जैसे, या प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल, इनका साइज क्या है? 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो यूकैरियोटिक सेल जैसे ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनमें 10 से 20 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। तो सेल का साइज हम लोग नापते हैं माइक्रोमीटर में। एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल में पीपीएलओ है, अगर ऑप्शन में ना दे रखा हो तो माइकोप्लाज्मा है। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है प्लांट फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है न्यूरॉन या नर्व फाइबर। लार्जेस्ट एनिमल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आरबीसी का साइज है 7 माइक्रोमीटर। इसके अलावा टिपिकल बैक्टीरिया जो है, ज्यादातर बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। कुछ बातें और भी देख लेते हैं। एक एल्गी है एसिटाबुलेरिया, इसको हम आगे पढ़ाएंगे जब हम न्यूक्लियस का रोल बताएंगे। हैमरलिंग का एक्सपेरिमेंट आगे बताएंगे तुम्हें, वहां पर ये एसिटाबुलेरिया का रेफरेंस आएगा। एसिटाबुलेरिया एक ग्रीन एल्गी है, हरी शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, और ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। और इसका जो फिलामेंट जो होता है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सिंग एक सेल का बना है। अब एसिटाबुलेरिया हम बताएंगे आगे चल करके तुमको, ये एक सेल की बनी हुई एल्गी है। इसमें राइजोइड होते हैं और ऊपर कैप जैसी पाई जाती है इसे, और न्यूक्लियस होता है। तो ये जो एसिटाबुलेरिया है ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। और साइज कितना हो सकता है? 10 सेंटीमीटर, काफी बड़ा हो गया। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने इससे पहले भी तुमको बताया पीपीएलओ एक तरह के माइकोप्लाज्मा ही होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। इसकी वजह से इनको एक अलग ग्रुप बना दिया गया। इनको पीपीएलओ एक अलग ग्रुप में रखा जाता है। ये ह्यूमन बीइंग में निमोनिया वगैरह पैदा करते हैं, ह्यूमन बीइंग में निमोनिया वगैरह पैदा करते हैं। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ के बारे में थोड़ा और डिटेल आगे हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इधर देख लो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब एक एक करके देखो, देखते हैं। टिपिकल बैक्टीरिया, हाँ इधर से देखो, वायरस का साइज कितना है? वायरस 0.02 से, वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। लेकिन वायरस लिविंग सेल नहीं मानते इनको, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। तो वायरस साइज जबकि माइकोप्लाज्मा से छोटा है। पीपीएलओ का साइज है 0.1, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल।
अगर पीपीएलओ नहीं दे रखा तो क्या लगाओगे? माइकोप्लाज्मा लगा देना, क्योंकि पीपीएलओ एक तरह के माइकोप्लाज्मा ही है। टिपिकल बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया कितने हैं? 1 से 2 माइक्रोमीटर के, 1 से 2 माइक्रोमीटर के हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया 0.5 से भी यानी से भी छोटे भी हो सकते हैं, और ये 2 से यानी 5 माइक्रोमीटर रेंज हो सकती है। लेकिन टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना? 1 से 2 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल हमने कितना बताया? 10 से 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, 10 से 20 माइक्रोमीटर। ये सारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको देख लेना बेटा। नेक्स्ट आते हैं शेप ऑफ द सेल। इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है शेप ऑफ द सेल। तो कुछ सेल का जो शेप होता है उसके फंक्शन की वजह से होता है। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का शेप अलग अलग हो सकता है फंक्शन के हिसाब से। अब देखो, आरबीसी का आरबीसी बाइकॉन्केव, आरबीसी कैसी हो सकती है? राउंडेड हो सकती है। आरबीसी राउंडेड हो सकती है या बाइकॉन्केव हो सकती है। आरबीसी कैसी है? राउंडेड है या बाइकॉन्केव है। बाइकॉन्केव होने से क्या होता है? बाइकॉन्केव होने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक हो जाएगा। तो सेल का शेप डिसाइड कौन करेगा? फंक्शन। किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है उसी के अकॉर्डिंग शेप होता है। आरबीसी या तो राउंडेड है या कैसी है? बाइकॉन्केव है। कैसी है? बाइकॉन्केव है। ठीक। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड है। अमीबॉइड है, अमीबा जैसी होती है डब्ल्यूबीसी। जैसे अमीबा जो है फूड को एंगल्फ कर लेता, खा लेता है, तो ये भी पैथोजन को खा सकती है, एंगल्फ कर सकती हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या है? अमीबॉइड है। कैसी है? अमीबॉइड है। कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल, ये जो होती हैं ये लंबी लंबी होती हैं। कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल लंबी लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और नैरो पतली होती, संकरी होती हैं। कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल लंबी होती है और संकरी होती, नैरो होती हैं। नर्व सेल कैसी होती हैं? नर्व सेल्स जो होती है भी काफी बड़ी होती हैं, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल भी हैं, और ब्रांच्ड होती। कैसी हैं? ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड है। नर्व सेल कैसी हैं? लंबी लंबी होती हैं और ब्रांच्ड है। तो नर्व सेल लॉन्ग होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। ट्रैकिड्स जो प्लांट में पाई जाती हैं, प्लांट्स के जाइलम में होती हैं ट्रैकिड्स लंबी लंबी होती हैं। ट्रैकिड्स लंबी होती हैं, लेकिन इनके सिरे जो होते हैं वो टैपरिंग होते हैं, पतले हो जाते हैं। सिरे कैसे हो गए? टैपरिंग एंड्स। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड यानी लंबी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, विद टैपरिंग एंड्स। सिरे कैसे हैं? पतले हैं। सिरे कैसे हैं? टैपरिंग एंड। सिरे पतले होते हैं। मीजोफिल सेल कैसी होती हैं? मीजोफिल सेल ओवल या राउंडेड होती है, गोल या अंडाकार होती हैं। मीजोफिल सेल राउंड होती हैं, गोल या अंडाकार हो सकती है। तो सेल का शेप सेल के फंक्शन से डिसाइड होता है। आरबीसी राउंड और बाइकॉन्केव होती हैं। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती हैं। डब्ल्यूबीसी कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग और नैरो होती, लंबी और संकरी होती हैं। नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच्ड होती, लंबी और ब्रांच्ड होती हैं। और आपके मीजोफिल सेल ओवल या राउंडेड होती है। मीजोफिल सेल ओवल या राउंडेड होती हैं। यहां पर डायग्राम तुम देख ले सकते हो, यहां पर एनसीईआरटी के डायग्राम से। ये देखो, आरबीसी कैसी हैं? या तो राउंडेड है या कैसी हैं? बाइकॉन्केव है। आरबीसी राउंडेड है या बाइकॉन्केव है। ये बाइकॉन्केव है। बाइकॉन्केव होने से हीमोग्लोबिन ज्यादा पैक हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी कैसी है? अमीबॉइड है। कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो है, लंबी और संकरी है। नर्व सेल कैसी? काफी लंबी लंबी होती हैं और ब्रांच्ड है। कैसी हैं? ब्रांच्ड है। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड है, लंबी लंबी हैं। और एंड्स कैसे हैं? एंड्स जो हैं वो टैपरिंग है। कैसे हैं? संकरे हैं, पतले हैं। और मीजोफिल सेल या तो राउंडेड है या ओवल है। कैसी हैं? ओवल है। राउंडेड या ओवल।